हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, इस वीडियो में मैं क्लास 6th के बच्चों को जो आज मैथ्स का फाइनल एग्ज़ाम हुआ है 2026 का, उसका सॉल्यूशन करवाऊंगी। 80 नंबर का आपका पेपर था, 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का पेपर था। बहुत ही आसान पेपर था। यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, 20 तक एक एक नंबर के और 25 तक भी एक एक नंबर के। 26 से 31 दो दो नंबर के प्रश्न थे, 32 से 37 तीन तीन नंबर के और 38 से 42 तक 5 अंक के प्रश्न थे। हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं सेक्शन ए से और जल्दी जल्दी इनको टिक करते हैं क्योंकि बेहद आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर? कौन सी संख्या प्राकृत नहीं है? तो 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। 456 के बाद क्या आएगा? तो 56 में एक और जोड़ दो, 457 आएगा भाई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या या स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है बेटा। प्रश्न संख्या 4 पर आ जाओ। विच नंबर लाई टू द राइट ऑफ 0? संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर, ये हमारा 0 है तो दाईं ओर हम इधर लेंगे तो ये धनात्मक संख्याएं आती हैं। 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? यानी 24 किस किस से भाग होता है? तो 24 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो 1 गुणा 24, 2 गुणा 12 और 3 आठे 24 और 4 छिक 24। 5 के बाद 6 आ जाता है तो फिर से घूम जाता है, तो 4 गुणनखंड ये हो गए और 4 ये हो गए, तो कुल मिलाकर 8 गुणनखंड हो गए। छठे प्रश्न में पूछता है कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य 15 नहीं है क्योंकि 15 3 से भी भाग होता है, 5 से भी, 15 से भी और 1 से भी। आयत के कितने आयाम? आयाम माने डायमेंशन, विमाएं तो 2 ही होती हैं आयत में, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती, तो 2 आ जाएगा। रेखा खंड के कितने सिरे बिंदु होते हैं? हाउ मैनी एंड पॉइंट्स? तो रेखा खंड के बेटा 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक ये और एक ये, ए और बी, तो 2 आ जाएगा। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है। प्रश्न संख्या 10 पर आ जाओ। समकोण का मान हमें सबको पता है 90 डिग्री। -8 जमा 3 माइनस का 5 आ जाएगा। कौन सा ऋणात्मक पूर्णांक है? निम्नलिखित में ऋणात्मक कौन सा है? भाई साफ दिखाई दे रहा है, -4 ऋणात्मक है। 1/2 का समतुल्य भिन्न, तो वो 2/4 है क्योंकि 2/4 को जब 2 से भाग करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आने वाला है। उचित भिन्न होती है जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो 3/5 उचित भिन्न है। 0.75 को भिन्न के रूप में लिखो, तो दशमलव हटाने के लिए पहले हम ऊपर 75 लिखेंगे और नीचे 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब दोनों संख्याएं 25 से भाग होती है, तो 25 ये 75, 25 चौके 100, 3/4 आ जाएगा। आगे चलो। द डिजिट 4 इन 6.49, 6.49 में 4 किस स्थान पर है? तो इधर से तो इकाई दहाई सैकड़ा तो इधर चलता है और ये दशमलव के एकदम बाद वाला अंक है, यानी कि अगर मान लो मैं 6.4 है तो इसको हटाने के लिए मैं बटे में 10 लगाऊंगी, तो इसे हम दशांश बोलते हैं, इंग्लिश में टेंथ्स बोलते हैं, टेंथ। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चित्रों द्वारा आंकड़ों को दर्शाना चित्र आलेख कहलाता है। 18वें पर आ जाओ। सबसे अधिक बार आने वाला मान बहुलक कहलाता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। 20वें प्रश्न पर आ जाओ। वर्ग का परिमाप होता है बच्चे 4 गुणा भुजा। अब आ जाओ सेक्शन बी पर जिसमें सही गलत बताना है। संख्या क्रम 1 4 9 16 वर्ग संख्याओं को दर्शाता, बिल्कुल सही है। 1 1 का वर्ग होता है 4, 2 का, 9 3 का, 16 4 का। 24वें पर आ जाओ, 22वें पर आ जाओ। एक किरण को दोनों दिशाओं में अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ये गलत है। किरण का एक सिरा फिक्स होता है और उसे सिर्फ एक ही तरफ बढ़ाया जा सकता है, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 23वें पर आ जाओ। कोई विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे उसकी बारंबारता कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये बिल्कुल सही है। 1/2 1/4 से छोटा है, ये गलत है। भाई ये एक रोटी है और इसको आधा कर लिया,
तो ये भी 1/2 और ये भी। लेकिन उसी रोटी के हमने कर दिए 4 हिस्से, तो कौन सा हिस्सा छोटा हुआ? 1/4 छोटा हुआ कि 1/2? ये कह रहा है कि भैया 1/2 1/4 से छोटा है, जो कि गलत है। 1/2 बड़ा है। एक वर्ग की समरूपता की रेखाएं ठीक दो होती हैं, ये भी गलत है। भाई ये वर्ग है, तो इस वर्ग में समरूपता की 4 रेखाएं होती हैं। एक, दो, एक ये होती है 3, और ये होती है 4। तो ये ऐसे है। तो ये थे एक एक नंबर के 25 प्रश्न। सेक्शन सी पर आ जाओ। दो दो नंबर के प्रश्न नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखो और कोण का नाम लिखो और कोण का शीर्ष बताओ। ये डायग्राम है। कोण का नाम, यहाँ पर कोण बन रहा है ए ओ बी, एरो इधर जा रहा है, या बी ओ ए बी लिख सकते हो, कोण ए ओ बी या कोण बी ओ ए। दूसरे ऑप्शन में आपने कोण का शीर्ष बताना है, तो जिस बिंदु पर कोण बनता है ओ, वो शीर्ष होता है। 27वें पर आ जाओ। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं में से 3 ऐसे जोड़े ज्ञात करें जिनका अंतर 2 हो। तो भाई 5 नहीं, पहले 3 से ही शुरू करो। 3 और 5 में 2 का अंतर है। फिर 5 और 7 में 2 का अंतर है। और फिर 11 और 13 में भी 2 का अंतर है। सब अभाज्य संख्या है, इनको सहअभाज्य भी बोल देते हैं। तो ये देखो अब आगे 28वें पर आ जाओ। डायग्राम दे रखा है, डायग्राम नीचे भी दे रखा है। ये कह रहा है कि आकृति देखो ध्यान से, सेब हैं, केले हैं और संतरे हैं। एक आकृति 10 सेब है, तो कितने सेब बेचे गए? अब देख लो भाई, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो तीनों को जोड़ दो तो कितने हो गए? 30। तो हम यही लिख देते हैं इसके सामने 30 सेब बेचे गए। इसी तरह अब केलों के बारे में 1 2 3 4 5 आकृतियां और हर आकृति 10 को दिखा रही है, तो ये 10 पंजे 50 केले हो गए और 40 संतरे। तो कौन सा फल सबसे ज्यादा बेचा गया? तो भाई देख लो कौन सा फल सबसे ज्यादा बेचा गया, तो केला बेचा गया। कितने? 50। केले कितने बेचे गए? 50। और संतरे से ज्यादा कितने केले बेचे गए? केले बिके 50, संतरे बिके 40। तो 50 में से 40 कर दो तो 10 केले ज्यादा बिके। 10 केले ज्यादा बिके। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 पर आ जाओ। कौन सा हिस्सा बड़ा है, रोटी का 19वां भाग या रोटी का 15वां भाग? अगर हम एक रोटी के 19 टुकड़े करेंगे, अगर हम एक ही रोटी के 19 टुकड़े करेंगे तो वो छोटे होंगे, और एक रोटी के 15 टुकड़े करेंगे तो वो बड़े होंगे। तो रोटी का जो 15वां भाग है वो बड़ा होगा। रोटी का 15 भाग बड़ा है। अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि रोटी के 2 टुकड़े करो, 2 टुकड़े करो तो बड़े हैं, 4 करो तो छोटे हैं, 8 करोगे, 6 करोगे और छोटे हो जाएंगे, 8 करोगे और छोटे। जितने ज्यादा टुकड़े करते जाओगे उतना हमारा हिस्सा कम होता चला जाएगा। ठीक है, आगे चलो प्रश्न संख्या 30 पर। केवल एक सममित रेखा वाला त्रिभुज बनाइए। आप एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज जब आप बनाएंगे, समद्विबाहु बनाना है, ये समबाहु ना लगे, देखो ये बात का ध्यान रखना। तो आपने कुछ ऐसे बनाना है, ठीक है, कि ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं और ये थोड़ी सी छोटी है। तो इसमें ये जो रेखा है ये हमारी सममित रेखा हो जाएगी, क्योंकि इसके दोनों तरफ की आकृति बिल्कुल समान है। 31वें पर आ जाओ कि जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तो क्या होता है? उदाहरण के लिए 1 जमा 3 3 जमा 6 6 जमा 10 10 जमा 15 को लीजिए। आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ, क्या आप इसे चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हो? तो सबसे पहले तो देखो भाई, 1 जमा 3 करोगे तो 4 आएगा। 4 का मतलब 2 गुणा 2 यानी 2 का वर्ग आ गया। जब आप 3 में 6 जोड़ोगे तो 9 आएगा। 9 होता है 3 तिया 9 यानी 3 का वर्ग। 6 में जब मैं 10 जोड़ूंगी तो 16 आएगा, यानी 4 गुणा 4 यानी 4 का वर्ग।
और 10 में जब मैं अगली त्रिभुजाकार संख्या 15 जोड़ूंगी तो ये 25 आएगा, जो कि 5 गुणा 5 यानी 5 का वर्ग है। अब आपको इनका डायग्राम बनाना है। मैं एक डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो जैसे मैंने ले लिया 1 जमा 3, 1 जमा 3 का मतलब एक डॉट, और 3 का मतलब ऐसे 3 डॉट। इनको जब हम लेंगे तो 1 और 2 और 3 और 4 डॉट आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 डॉट से आप ये देख सकते हो कि आपका यहाँ पर वर्ग बनकर तैयार हो रहा है। वर्ग इनको अगर मैं जोड़ दूंगी, इनको अगर मैं ऐसे जोड़ती हूँ, ठीक है ना, तो ये हमारा वर्ग बनकर तैयार हो रहा है, जिसकी भुजा कितनी है, 2 है, और जिसका क्षेत्रफल कितना है, 4 है। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात। ऐसे ही अगर आप 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 3 का मतलब ये डॉट, ये त्रिकोण संख्या हो गई, त्रिभुजाकार संख्या हो गई, और 6 का मतलब भी 1 2 और ये 3, ये भी हमारी त्रिभुजाकार संख्या हो गई, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। 9 बनेगा, तो जब हम 9 डॉट्स को यहाँ पर लेते हैं तो ये हमारी एक वर्गाकार संख्या बनकर तैयार हो जाएगी। क्लियर है, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 2 का वर्ग हो जाएगा, ये 3 का वर्ग हो जाएगा, और इसी तरह हम इनको भी चित्र के माध्यम से अपना दिखा सकते हैं कि भैया 6 जमा 10 16, तो 16 बिंदी लगेंगी, तो 1 2 3 4, 1 2, वैसे 2 ही नंबर का था, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, और ये भी हमारा एक वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि 4 का वर्ग होगा। तो 2 नंबर का था, तो बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ कि 1 3 6 10, वही क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, अभी यहाँ नीचे भी आ गया कि इन्हें त्रिकोण संख्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनसे त्रिकोण बन के तैयार होते हैं। एक, अब 1 की बात करो तो ये हो गया, 3 की बात करो तो ये आ गया, त्रिकोण बन गया, इससे एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। 6 की बात करो तो 6 को हम इस तरीके से 1 फिर 2 और फिर 3, तो इनसे एक त्रिभुज बनकर तैयार हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इन तो आप लिख सकते हो कि इन, क्योंकि इन संख्याओं को त्रिभुज या त्रिकोण, त्रिभुज होगा जब तो त्रिकोण होंगे, के आकार में व्यवस्थित कर सकते हैं, के आकार में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें, इसलिए इनको कौन सी संख्याएं कहा जाता है, त्रिकोणीय संख्याएं कहा जाता है। हो गया, आगे चलते प्रश्न संख्या 33 पर। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 33, संख्या 5 6 8 3 को कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे। तो कापरेकर स्थिरांक में क्या होता है कि जो संख्या दी गई है, पहले उससे सबसे बड़े संख्या बनाओ, तो सबसे बड़ी हो गई 8 6 5 3, और उससे सबसे छोटी संख्या बनाओ 3 5 6 8, और उन्हें घटा दो। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहे जब तक कापरेकर कांस्टेंट यानी कि 6 1 7 4 ना आ जाए। तो देखते हैं कितनी बार में आता है ये। 13 में से 8 गए 5, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 5 गई 0, और 8 में से 3 गए 5, 5085 आ गया। अब जो ये उत्तर आया है, इससे बना लो सबसे बड़ी संख्या 8550, और सबसे छोटी संख्या यानी उसको उल्टा कर दो और घटा दो। 10 में से 8 गए 2, 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, 7। अब तीसरे चरण में इससे बना लो सबसे बड़ी संख्या 9 9 7 2, 2 7 9 9 घटा दो। 12 में से 9 गए 3, 16 में से 9 गए 7, 8 में से 7 गया 1, और 9 में से 2 गया 7। अब इससे बनने वाली फिर सबसे बड़ी संख्या 7 7 3 1 और 1 3 7 7, सबसे छोटी घटा दो। 11 में से 7 गए 4, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 1 गया 6, ये आ गया 63 54। अब पांचवी बार आ जाओ, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ले लो 6 5 4 3, उल्टा कर दो 3 4 5 6। 13 में से 6 गए 7, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 4 गए 0 3, 3087 आ गया। अब छठे चरण पे आ जाओ। छठे चरण में सबसे बड़ी संख्या है 8730,
फिर 0 3 7 8 घटा दो, 10 में से 8 गए 2, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 3 गए 3 और भैया 8 आ गया। 6 चरण तो हो लिए हैं, देख लो 7वां चरण में इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 8 5 3 2। उल्टा करोगे तो 2 3 5 8, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 5 गए 7, आ गया कापरेकर स्थिरांक। ये हो गया कापरेकर स्थिरांक। और कितनी बार हमने किया, तो 7 चरण लगेंगे। ये बात आपने जरूर लिखनी है, क्योंकि पूछा ही यही है कि कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचने में कितने चरण लगेंगे। अब 34वें पर आ जाओ, बहुत आसान। मैं 40 से कम संख्या हूं, ठीक है। मेरा एक गुणनखंड 7 है, यानी 7 का पहाड़ा लिख लो, रफ में लिखना। 40 से कम लिख लो, हो गया। मेरे अंकों का जोड़ 8 है। अंकों का जोड़, इसके अंकों का जोड़ 5 है, इसका 3 है, इसका 10 है, इसका 8 है, आ गया 35 आ गया। एक ही तो बतानी थी, 40 से कम संख्या बतानी थी। ये सारी बातें आप बता देना कि 35 7 से भाग हो सकता है, तो 7 5 35 आ गया। 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 आ गया, तो हमारी शर्त पूरी हो गई। 35वें पर आ जाओ। एक किसान के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी है। वह भूखंड के चारों ओर रस्सी द्वारा बाड़ बनाना चाहता है। किसान के द्वारा प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई ज्ञात करो। देखो, एक भूखंड बना लेना था अपने पेपर में। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 230 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 160 मीटर। इसके चारों तरफ रस्सी लगानी है, चारों तरफ, यानी हमने इसका परिमाप निकालना है। आपने ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में लिख के आना था, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ आपको। आप लिख देते भूखंड की लंबाई 230 मीटर, भूखंड की चौड़ाई 160 मीटर। तो चारों तरफ लगाई गई रस्सी की लंबाई का मतलब हमने उसका निकालना था परिमाप। 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, 2 ब्रैकेट 230 जमा 160, 2 ब्रैकेट 390, है ना। 6 तीनों 2 और 1 3, गुणा कर दो, 780 मीटर लंबी रस्सी हमें चाहिएगी। ठीक है, 39 दूनी 78। तो बस यही हमने बताना था। आगे आ जाओ। 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाली आयत की रचना करो। अब ये मैं रफ बता रही हूँ, आपने कैसे करना था पेपर में, कि आपने यहाँ एक 6 सेंटीमीटर की भुजा लेनी थी ए बी। अब आपने डी की सहायता से बी पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना था, और ए पर भी फिर आपने एक 90 डिग्री का कोण बनाना था। और आपने फुटे से 4 सेंटीमीटर लंबाई लेकर यहाँ प्रकार रख के ऐसे चाप लगा देनी थी, और यहाँ प्रकार रख के ऐसे चाप लगा देनी थी। मान लो यहाँ काटा और यहाँ काटा, तो इसका नाम सी रख दिया, और इस बिंदु का नाम डी, और बेटे सी को डी से मिला दो, तो ये हमारी आयत बनकर तैयार हो जानी थी। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 37, हरबंस पजल। हरबंस पजल क्या है, कि हमें 1 से 10 तक की संख्याएं लेनी है, और उनमें से केवल और केवल 3 कोई संख्या लेनी है, और ये पजल हल करनी है। इस पजल को समझो जरा जल्दी से। इस पजल में ये जो गाढ़े गाढ़े खाने आपको दिख रहे हैं, ये 2 खाने मिलकर 3 बनाएंगे। ठीक है, बीच में ये कच्ची लाइन है, डॉटेड लाइन है। इन दोनों में ऐसा नंबर भरना है जिनको घटाओ तो 3 आए। अब यहाँ आ जाओ, इन दोनों में ऐसा नंबर भरना है जिनको जोड़ो तो 3 आ जाए। अब ये गाढ़ा दिख रहा है और बीच में कच्ची लाइन है, डॉटेड लाइन है, तो इन दोनों में ऐसे नंबर भरो जिनको जोड़ो तो 6 आ जाए। और ये पूरी ही कच्ची लाइन है, तो इस पूरे बॉक्स में इन तीनों में ऐसा नंबर भरना जिनको जोड़ो तो 7 आ जाए, और वो नंबर 1 से 10 के बीच होने चाहिए। यहाँ से दिमाग लगाना शुरू करो। ऐसे 2 नंबर जिनका जोड़ 3 आ रहा है, वो 1 और 2 होते हैं। अगर मैं यहाँ 1 भर दूं और यहाँ 2 भर दूं, तो मेरा जोड़ 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक नंबर और चाहिए। नंबर तो 3 ही लेने हैं, 2 नंबर तो मैंने ले लिए, क्योंकि 2 और 1 का ही जोड़ 3 आता है, और किसी का तो जोड़ 3 आता भी नहीं है। अगर मैं 1 से 10 तक की गिनती लिखूं, तो केवल इन्हीं 2 नंबरों का जोड़ 3 आता है, तो ये 2 तो मैंने ले लिए। अब इनमें एक नंबर और जोड़ना है जो शर्त पूरी करता हो। 6 देखो,
ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें जोड़ो तो 6 आए। तो 2 में अगर मैं 4 जोड़ूं तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 नहीं लेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, लेकिन फिर मुझे ऐसे दो नंबर भी तो चाहिए जिनको घटाऊं तो 3 आ जाए। तो अगला नंबर मैंने 4 लेना है। क्यों? ये देखो भाई, अब सिंपल समझ आ जाएगा। 1 में 2 जोड़ोगे तो ये 3 आएगा, 2 में 4 जोड़ोगे तो ये 6 आएगा, 4 में से 1 घटाओगे तो ये 3 आएगा, और 1 को, 2 को और 4 को जोड़ोगे तो ये 7 आएगा। दूसरी शर्त क्या है कि किसी भी लाइन में या किसी भी कॉलम में एक नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ आ जाओ, 4 का और 2 का जोड़ 6 है, लेकिन 2 ऊपर आ चुका है तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, मैं 2 यहाँ लिखूंगी और 4 यहाँ लिखूंगी। तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया और 4 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ आ जाओ, 4 और 1 इसमें भरना है तो मैं 4 यहाँ भरूंगी और 1 यहाँ भरूंगी, क्योंकि 4 में से 1 गया, 3 आएगा। 4 यहाँ और 1 यहाँ। अब सुनो, यहाँ तीनों नंबर भरने हैं, लेकिन ऊपर से देखो, 1 आ गया, 2 आ गया, तो इस कॉलम में 4 आएगा, 2 आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 आएगा। तो ये आ गया 4 1 2। किसी और बच्चे का हल इससे अलग भी हो सकता है। देखो मैं रेड कलर से करके दिखाऊं कि मैं यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ 1 लिख दूं, यहाँ 4 लिख दूं, यहाँ 2 लिख दूं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? बाकी सब यूं का यूं रह जाएगा, 1 4 2 4 2 1 2 1 4, यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1। तो दो दो हल हो सकते हैं कार्बन्स पजल के, तो कोई बच्चा परेशान ना होना कि मैंने गलत कर दिया या उनका गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, सेक्शन ई 5 5 नंबर के हैं। 5 प्रश्न जो कि बेहद आसान है। संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के बारे में पूछा और उन्होंने बोर्ड पर ये आंकड़े लिखे। किसी का नंबर 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके। अब पहला प्रश्न क्या है? खालिस्तान विद्यार्थी हैं जो 5 साइज का जूता पहनते हैं। 5 वाले गिन लो भाई। एक, देखो छूट ना जाए इसलिए मैं काट ही देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और 10। 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो पहले भाग का उत्तर 10 आ जाएगा। अब दूसरे पे आ जाओ। खालिस्तान विद्यार्थी हैं जो 4 से बड़े साइज के जूते पहनते हैं। 4 से बड़े नंबर के जूते कौन कौन से हुए भाई? 4 से बड़े नंबर के जूते हुए 5 के, 6 के और 7 के। अब 5 नंबर के तो 10 जूते मैंने गिन दिए। अब 6 नंबर के गिनो भाई, 6 नंबर के गिनो। तो 6 नंबर का 1 2 3 4, 6 नंबर के 4 जूते हैं। और 7 नंबर का और गिनो, 7 7 7 चले भाई। 7 नंबर के जूते, एक ही दिख रहा है भाई, 7 नंबर का एक, तो ये कितने हो गए? बी भाग पे आ जाओ, बी भाग पे आ जाओ। 4 से बड़े तो 10 जमा 4 14 और एक 15 बच्चे हैं, 15 विद्यार्थी हैं। आप एक बार इसको फिर ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो तो आप कर लीजिएगा, मुझे तो लग नहीं रहा कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। प्रत्येक कथन को, बहुत ही आसान सा पेपर है भाई, 5 नंबर में इतना छोटा सा क्वेश्चन दे रखा था। प्रत्येक कथन को सही या गलत के रूप में पहचाने। देखो जरा, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 4 हो, ये सत्य है। क्योंकि अगर किसी संख्या के पीछे 4 आ गया तो वो 2 से भाग हो जाएगी, और 2 से भाग हो गई तो वो भाज्य हो गई। क्लियर है? आगे आ जाओ। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य हो सकता है। गलत भाई। मान लो मैं बी का हल बताऊं, मैंने 3 ले लिया और 7 ले लिया। अब 3 और 7 की गुणा करूंगी 21, तो 21 तो भाज्य है क्योंकि उसके कई गुणनखंड बनेंगे। अभाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते, ये बिल्कुल सही है। उनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक वो खुद और एक एक। सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2 अभाज्य है, 2 सम है लेकिन अभाज्य है। संख्या 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ये भी गलत है। 2 तो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या। 4 है सबसे छोटी
भाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 पर आ जाओ। एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 चौड़ाई 4 है। कमरे में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कालीन को बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिस पर कालीन नहीं बिछा। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए तो डायाग्राम जरूर बनाया करो। ये फर्श है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और बच्चे जिसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। और इसके अंदर एक वर्गाकार कालीन, मान लो मैंने ये रेड कलर का कालीन बिछा दिया वर्गाकार, तो इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा है 3 मीटर। तो ये कालीन बिछ गया इसमें। अब ये कहता है कि वो क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये जगह बाकी की निकालनी है जिसमें कालीन नहीं बिछ रहा। तुमने क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है। तो क्योंकि 5 नंबर का है तो आराम से करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से करेंगे इसको, कि भैया फर्श की लंबाई एल कितनी, 5 मीटर। मैं थोड़ा जल्दी में करा रही क्योंकि मैं तो आपको हिंट दे रही हूँ, पेपर तो आपने कर लिया, 4 मीटर। तो बेटा फर्श का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 5 गुणा 4 यानी कि 20 वर्ग मीटर। अब आ जाओ कालीन। अब कालीन है वर्गाकार, तो ये बात आपने लिखनी है। वर्गाकार कालीन की भुजा बराबर है 3 मीटर। तो वर्गाकार कालीन का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 3 गुणा 3 यानी कि 9 वर्ग मीटर। अब ये पूरी जगह 20 थी, 20 में से 9 पर कालीन बिछा दिया, तो जिस उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर कालीन नहीं बिछा है, तो इस बात को यूं का यूं लिख दो कि फर्श के उस, या ऐसे लिख दो, कालीन रहित फर्श का क्षेत्रफल, कालीन रहित फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 - 9 यानी कि 11 वर्ग मीटर। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 41 पर। रहीम ने हरा पेंट बनाने के लिए 2/3 है भाई, ये लीटर पीला पेंट और ये 3/4 है लीटर नीले पेंट को मिलाया। उसने कुल कितना हरा पेंट बनाया। आप लिखो पहले यहाँ पर पीला पेंट, पीला पेंट या पीले पेंट की मात्रा 2/3 लीटर। अब आप लिख दो नीला पेंट, नीला पेंट है 3/4 लीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हरा पेंट बनकर तैयार हो जाएगा। तो 2/3 जमा 3/4, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, लघुत्तम समापवर्तक 3 और 4 अलग अलग पहाड़े में आते हैं तो 12 आ जाएगा। यहाँ 12 लिखो, 12 को 3 से भाग करो 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करो 8 आएगा, जमा 12 को 4 से भाग करो 3 आएगा, 3 को 3 से गुणा करो 9। यहाँ ऐसा भी कर सकते थे, 2 चौके 8 और 3 तिया 9, तो 9 जमा 8 आ गया 17/12 लीटर हरा पेंट बनकर तैयार हो जाएगा। और अब जल्दी से देखते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ये भी एक रचना है जो आपको पेंसिल से प्रकार से करनी थी, मैं रफली बता रही हूँ। एक आयत की रचना कीजिए जिसका एक विकर्ण सम्मुख कोणों को 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोणों में विभाजित करता है। बहुत आसान था। आपने अपनी मर्जी से, आपने अपनी मर्जी से कोई भी भुजा ले लेनी थी, कोई भी भुजा आपने ले लेनी थी। हटेडी है भाई ये लाइन, इसलिए ऐसा हुआ है। मान लो ये ए बी ले ली और यहाँ आपने बनाना था 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये थोड़ा ज्यादा ऊपर ही जा रहा है 60 का, तो ये बन गया मेरा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण। और बी पॉइंट पर आपने बनाना था डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण, जो कि इसको ऊपर जाकर मिल जाएगा। तो ये बन गया 90 डिग्री का। तो ये कितना बच गया, ये 30 बच गया और ये सी हो गया। अभी तो ये त्रिभुज बना है, हमें तो आयत, देखो मैं एक बार आपको समझाऊं हम कर क्या रहे हैं। अगर ये मेरी एक आयत है और ये कोण मेरा 90 है, तो इसमें से
इसमें से 60 अलग करना है, इसमें से 60 अलग करना, यहाँ 60 का कोण रख के मुझे ये विकर्ण चाहिए, ये 60 का हो जाए और ये 30 का। यही बात इसने कही है कि सम्मुख कोणों को 60 और 30 डिग्री के कोण में बांटता, तो ये दोनों सम्मुख कोण हो गए। इसका इधर ये वाला हिस्सा 60 हो गया तो ये अपने आप 30 बच गया, और ये 30 हो गया तो ये अपने आप 60 बच गया। अब ये नीचे वाली आकृति तो मैंने तैयार कर दी, और अब ये वाली आकृति हमने तैयार करनी, तो या तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाओ, नहीं तो बिल्कुल सीधा तरीका क्या था कि सी पे डी को रखो, डी माने चांदा, चांदा, ठीक है, डी को रखना है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाना है, ए पे डी को रखना है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाना है, दोनों जहां मिलेंगे वहां आपका आपकी आयत तैयार हो जाएगी। तो ये यहाँ बनाया 90 डिग्री का कोण, और बच्चे ये यहाँ बनाया मैंने 90 डिग्री का कोण, तो ये हमारी आयत ए बी सी डी बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ा बहुत आपको इसमें दिक्कत लगे तो आपने तो प्रकार पेंसिल से बनाना था। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर खाली स्पेस दे रखा था। तो बच्चे ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था क्लास 6 के मैथ्स के पेपर का। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं 7th क्लास में। थैंक यू।